नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी एक सार्थक एहसास। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एक सार्थक एहसास। विनोद के कमरे से आती आवाज़ें रात भर उनका पीछा करती रहीं। यूं तो उनके और विनोद के कमरों के बीच में बच्चों का भी कमरा है, फिर भी रात के सन्नाटे को चीरती वे आवाज़ें उन तक पहुंच ही जाती हैं। बुढ़ापे की नींद वैसे ही कच्ची होती है, जरा से में ही उचट जाती है। फिर मुश्किल यह है कि ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं देता। बस यही समझ पाते हैं कि आज बेटे बहू में फिर से ठन गई है। आजकल यह अक्सर होने लगा है। ऐसे मौक़ों पर उनकी नींद एकदम उड़ जाती है। वे बेटे बहू के एकांत में खलल नहीं डालना चाहते, पर जो कानों में पड़ रहा है उसे कैसे नकार दें। कई बार मन हुआ है कि बेटे को अकेले में पूछ लें, भाई क्या परेशानी है, तुम लोग इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो। पर हिम्मत नहीं पड़ती। डर लगता है कि बेटा कहीं यह ना समझ ले कि वे दरवाजे से कान लगाए रहते हैं। वे तो फिर संकोच के मारे बाथरूम तक नहीं जाते। कहीं दोनों यह ना समझे कि वह टोह ले रहे हैं। बेचैनी में बस करवटें बदलते रहते हैं। तब उन्हें अपनी उम्र पर बहुत खीज होने लगती है। आँखों के साथ साथ कमबख्त कान भी जवाब देने लगे हैं। आवाज़ सुनाई देती है पर मतलब पल्ले नहीं पड़ता। अगर ठीक से सुन पाते तो कम से कम आश्वस्त तो हो जाते, लड़ाई का कारण तो पता चल जाता। ऐसे में पत्नी बहुत याद आती है। कभी कभी उसके बिना वे अपने को बहुत अकेला पाते हैं। वह होती तो शायद बात की तह तक जा पाती, बेटे को डांटती या बहू को समझाती, पर वे कुछ नहीं कर पाते। असहाय से छत की कड़ियाँ गिनते रहते हैं या फिर माला लेकर बैठ जाते हैं। पर वही कबीर वाला किस्सा हो जाता है कि माला तो कर में फिरे। पिछले 8 दिनों से उनका चैन वैसे भी छिन गया है। अपने प्रिय मित्र दुबे जी का विछोह उन पर इतना भारी पड़ेगा, कभी सोचा भी न था। उनके पेंशनर्स क्लब में यूँ तो सभी टिकट कटाकर बैठे हैं। दुबे जी उस तरह चले जाते तो उतना बुरा नहीं लगता, विधि गति मानकर संतोष कर लेते। पर उनका इस तरह अपनी जड़ों से कटकर दिल्ली जाना बहुत कचोट रहा है। दुबे जी बेचारे कौन अपनी खुशी से गए हैं, मजबूरी थी। बड़े वाले बेटा बहू एकदम तुनक गए थे। हम अकेले कहाँ तक भुगतेंगे, औरों को भी तो कुछ सेवा करने दीजिए। हार कर दुबे जी ने दोनों बेटों को लिखा। कलकत्ता वाले ने कानों पर हाथ रख लिए। भाई को लिखा, दादा मेरा 2.5 कमरे का मकान है, दोनों को लाकर कहाँ रखूँगा बताओ। कहो तो 300-400 रुपया महीना दवा दारू का भेज सकता हूँ। गुस्से में आकर बड़े ने 1 महीने की दवाइयों के बिल भेज दिए। अकेली श्रीमती दुबे की ही 800-900 की दवाइयाँ आती थी। गठिया की मरीज़ थी, दमा अलग था। दुबे जी को बीपी था, डायबिटीज़ थी, सुबह शाम गोलियाँ खाते थे। शर्मा शर्मी में दिल्ली वाला लेने आ गया था, लेकिन जाते समय सुना भी गया था। माँ बाप तो बोझ लग रहे हैं, पर उनका इतना बड़ा मकान बरतते संकोच नहीं होता। किराया देना पड़े तब पता चलेगा, सारी तनख्वाह निकल जाएगी। दुबे जी कह रहे थे, बंधु देख लेना, जाते ही मेरे पीछे पड़ जाएगा कि हिस्से कर दो, हम अपना हिस्सा किराए से चढ़ा देंगे। बाबूजी ने कहा था, दुबे जी आप बेकार जा रहे हैं, इतना बड़ा घर है, आप यहीं अलग रह लेते, पेंशन में आराम से गुजारा हो जाता। वे बोले, नहीं यार, एक घर में 2 चूल्हे अच्छे नहीं लगते। फिर मैं अलग से गृहस्थी बसाऊं भी तो किसके भरोसे। आपकी भाभी से तो 1 बाल्टी भी नहीं उठती, बस अपना काम खुद कर लेती हैं, यही गनीमत है। और भैया देखो, कल को हाथ पैरों से लाचार हो गए तो इन्हीं लोगों के पास आना है, फिर नाक कटाने से फ़ायदा। अभी मझले को थोड़ी सद्बुद्धि आ गई है तो लाभ उठा लूँ। वैसे बड़े से कहकर जा रहा हूँ कि हमारा कमरा महफूज रखना, हम कभी भी लौट सकते हैं। दिल्ली की ससुरी हमें न गर्मी सहन होती है न जाड़ा।
कितने दिन निभती है देखते हैं। अपनी जड़ों से कटने का बेहद दुख था उन्हें। उस अनजान अपरिचित शहर में एकदम अकेले पड़ जाने का डर था। इस उम्र में अब नए रसूख भी क्या बना पाएंगे। उस नए बेगाने माहौल में छटपटा कर रह जाएंगे। अपनी मर्जी से तो वापस भी नहीं आ पाएंगे। हसरत से बड़े के बुलाने की प्रतीक्षा करते रहेंगे। दुबे जी की बात सोचते सोचते बाबूजी को अपना ख्याल आ जाता है। उनके भी तो 2 बेटे हैं। बड़ा अमेरिका में है, बुलाता भी है। माँ की 13वीं पर आया था तो उन्हें ज़बरदस्ती साथ ले गया था। 6 महीने बड़े आदर प्यार से रखा। बहू ने भी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर उनका ही मन नहीं लगा। अपना देश, अपने लोग बेतरह याद आते रहे। वीज़ा खत्म होते ही वे भाग आए, फिर जाने का नाम नहीं लिया। बेटी के यहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अकेली होती तब भी न जाते, पर उसका तो भरा पूरा कुनबा है। सास ससुर हैं, देवर देवरानी हैं, ननदें हैं। वहाँ जाकर उसकी नाक नीची क्यों करें। वैसे यहाँ भी वे बड़े आराम से हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। पर जब कभी घर में माहौल ख़राब हो जाता है तो वे बेचैन हो उठते हैं। सोचते हैं कहीं झगड़े के मूल में वे तो नहीं हैं, ये लोग उनसे ऊब तो नहीं गए हैं। पिछले पहर पता नहीं कब आँख लगी, उठे तो दिन खासा चढ़ाया था, फिर भी वे घूमने निकल गए। एक चाबी हमेशा अपने पास रखते हैं कि घर में किसी को जगाना ना पड़े। आज ज़रा जल्दी ही लौट आए। फिर भी देखा विनोद जाग गया है, बल्कि तैयार हो गया है। बाबूजी चाय, उसने कप आगे बढ़ाया। मतलब आज चाय विनोद को बनानी पड़ी, मतलब कि बहू आज कोप भवन में है। उन्होंने चुपचाप चाय पी ली और कप प्लेट किचन में रखा है। अखबार पढ़ते हुए कनखियों से देखा विनोद ताबड़तोड़ ब्रेड के टुकड़े मुंह में ठूंस रहा है। ठीक से बैठकर नाश्ता कर लो बेटा। नहीं बाबूजी, बैठने का समय नहीं है, वैसे ही लेट हो रहा हूँ, उसने घड़ी देखते हुए कहा। अच्छा बाबूजी, 8 बजे बच्चों को जगा दीजिएगा। कैसरोल में सैंडविच रखे हैं, उन्हें भी दीजिए, आप भी खा लीजिए। विनोद, वह सिर झुकाकर जूते पहन रहा था। उसने बिना सिर उठाए ही पूछा, जी बाबूजी। पूछना चाह रहे थे कि क्या बहू की तबीयत ठीक नहीं है? तुम लोग आजकल किस बात के लिए परेशान रहते हो? रात को लड़ क्यों रहे थे? पर शब्द ही नहीं जुटा पाए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे? पूछ रहा था प्रमोद की कोई चिट्ठी तो नहीं आई? घर पर तो आप ही रहते हैं, यहाँ पर तो नहीं आई। मैंने सोचा दफ्तर में आई होगी। चिट्ठी आजकल कौन लिखता है बाबूजी, बस फ़ोन खटका देते हैं। अभी पिछले रविवार को ही तो आया था। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, आप बच्चों को टाइम से जगा देना। और दूसरे ही क्षण वह अपने स्कूटर पर था। आजकल रोज़ यही हो रहा है, लड़का हरदम घोड़े पर सवार रहता है। आदमी बात करे भी तो कब और कैसे, थोड़ा तो इत्मीनान चाहिए। अखबार पढ़ते हुए वे बराबर घड़ी पर नज़र रखे रहे। ठीक 8 बजे उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी। सनी तो फौरन उठ गया। पिंकी ने थोड़े नखरे किए। सनी अपने आप बाथरूम चला गया। पिंकी को उन्होंने मास्टर बेडरूम में भेज दिया। इसी बहाने बहू रानी उठ जाएंगी। बहू रानी शायद जाग ही रही थी। पिंकी की गुड मॉर्निंग का उसने फ़ौरन जवाब दिया। वे एकदम निश्चिंत होकर बरामदे में आकर बैठ गए। बच्चों की माँ जाग गई है, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। फिर 15 मिनट तक घर शोर में डूबा रहा। बच्चों का तैयार होना किसी महासमर से कम नहीं है। माँ को साम दाम दंड भेद सारे मार्ग अपनाने पड़ते हैं। लाख चिरौरी करो तो 1 गिलास दूध पेट में जाता है। बड़ा एहसान जताकर टोस्ट को तरते हैं, तब तक वैन आ जाती है। टोस्ट से उन्हें याद आया, विनोद उनके लिए सैंडविचेस बनाकर रख गया है। रोज़ वे बच्चों के जाने के बाद ही नाश्ता करते हैं, उससे पहले तो बहू को फुर्सत ही नहीं होती। आज तो नाश्ता बना रखा है, पर वे अभी नहीं खाएंगे। बहू नहाने चली जाएगी तब नाश्ता करेंगे। क्या करें, कभी कभी अपने ही घर में चोर बन जाता है आदमी। बच्चों की वैन आई, फिर एक शोर बरपा हुआ बाय बाय का, और फिर सारा घर सन्नाटे में डूब गया।
अब वह बरामदे में बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। या तो बहू खुद लगा दे या फिर नहाने चली जाए, वे अपने आप लगा लेंगे। ऐसे में पत्नी बहुत याद आती है। वह होती तो अपने ही घर में यूं अजनबी न बनना पड़ता। बाबूजी, नाश्ता लगा दिया है। बहू ने आवाज़ दी तो भीतर आ गए। सैंडविचेस के साथ मठरी थी और लस्सी का गिलास भी। तुमने चाय पी ली? बहू की सूजी आंखों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने पूछा। अब ले रही हूँ। उन लोगों के जाने तक सांस लेने तक की तो फुर्सत नहीं मिलती, चाय कहाँ से लूँगी। उन्होंने उसे गौर से देखा, कहीं वह उन्हें ताना तो नहीं दे रही, पर इसमें वे क्या कर लेंगे, बच्चे तो अपनी माँ से ही संभलते हैं। हाँ, दोपहर जब वे लोग स्कूल से लौटते हैं तो बाबूजी उनकी खोज खबर लेते हैं। खाना तो खैर नौकरानी खिलाती है, पर सुपरवाइज करना भी तो एक काम है। घर का सन्नाटा उन पर भारी पड़ रहा था, इसलिए उठते हुए बोले, सब्जी वब्जी है कि ले आऊं? अभी के लायक तो है, पर शाम के लिए कुछ देख लीजिएगा। आप जल्दी तो लौट आएंगे ना? फिक्र मत करो, तुम्हें लेट नहीं होने दूंगा। खरामा खरामा चलते हुए वे चौक की तरफ निकल गए। खुली हवा में आते ही पहले तो उन्होंने एक भरपूर सांस ली। कभी कभी घर में बहुत घुटन होने लगती है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी हाथ पांव सलामत है। जब जी चाहता है बाहर निकल आते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या करते। सब्जी की दुकान पर अनोखे लालजी मिल गए। ये उनके प्रभात भ्रमण मंडली वाले मित्र हैं। इतनी इतनी सी सब्जी ले रहे थे, पाव भर करेले, पाव भर भिंडी। सब्जी वाला इसरार कर रहा था, बाबूजी कम से कम आधा किलो तो लीजिए, इतनी मुलायम भिंडी है, पाव भर तो कड़ाही में चिपक कर रह जाएगी। अरे भैया, 2 जनों के बीच पाव भर भी नहीं उठती, वो तो तुम इससे कम देते नहीं हो, इसलिए लेनी पड़ती है। 2 जने क्यों? सब्जी वाले ने पूछा। बच्चे कहीं गए हैं क्या? जाएंगे कहाँ, यहीं शहर में हैं, अलग हो गए हैं। अलग हो गए हैं क्यों? बहू रानी को हमारे यहाँ मनचाही फ्रीडम नहीं मिल रही थी, हमने फ्री कर दिया। जाओ ऐश करो। अब 3,000 किराया दे रहे हैं और आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं। वे लोग तो खैर यंग हैं, किसी तरह निभा तो जाएंगे, पर इस उम्र में आप लोग तो एकदम अकेले पड़ गए ना। भैया, हम लोग रोज़ रोज़ की चकचक से तंग आ गए थे। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में शांति से बैठकर राम नाम जपें कि रोज़ की कचहरी लगावें? अब कम से कम सुकून तो है। और हम अकेले कहाँ हैं, 2 जने हैं। बेटे से कह दिया है कि हम अगर मर जाएं तो बुढ़िया को साथ रख लेना। अगर वे चली गई तो अच्छा ही है, रही सही हम जैसे तैसे काट ही लेंगे, लेकिन अगर वे पीछे छूट गईं तो उनकी बड़ी दुर्गति होगी। दुनिया जहान का उन्हें कुछ भी तो ज्ञान नहीं है। बाबूजी का मन हुआ कि कह दें, भाई साहब इस भ्रम में मत रहना, बीवी नहीं रहेगी तब पता चलेगा दुर्गति किसकी होती है। अपने ही घर में अजनबी बन जाओगे, एक कप चाय के लिए बैठे रहोगे कि कोई पिला दे। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सहज भाव से कह भी देते तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते, बच्चे बेकार बदनाम होते। वैसे लोगों की भी क्या गलती है, आसपास यही सब तो हो रहा है। यह तो ईश्वर की कृपा है कि उनके दोनों बेटे विनम्र, आज्ञाकारी और सुशील हैं। दोनों बहुएं भी शालीन, संस्कारी और सेवाभावी हैं। दोनों उनके खान पान का पूरा ध्यान रखती हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ज़माने की तुलना में अदब कायदे से रहती हैं। सिर तो आजकल शायद ही कोई ढकता हो, पर उनकी अमेरिकावासी बहू ने भी उनके सामने कभी जीन्स या स्कर्ट ब्लाउज नहीं पहना। हालांकि वे जानते हैं कि यदा कदा वह वैसी पोशाक पहनती है। बच्चों के बच्चे भी उनका आदर करते हैं, स्नेह करते हैं। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए। बस बेटे बहू में खटपट होती है तो मन खराब हो जाता है, अपने को बेवजह अपराधी समझने लगते हैं। घर लौटे तो बहू दफ्तर जाने को तैयार खड़ी थी। देर तो नहीं हुई बेटा? नहीं बाबूजी, अभी तो 5 मिनट हैं, उसने कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा। धुल पुछकर उसका चेहरा काफ़ी ताज़ा और प्रसन्न लग रहा था। वो रास्ते में अनोखे लालजी मिल गए थे।
उनसे बात करते देर हो गई। उन्होंने कहा, मन हुआ कि बहू से अनोखे लाल जी की बात कहें और उसी का सूत्र पकड़कर अपने मन की शंका का निवारण भी कर लें, पर बहू के पास इस समय इतना समय कहाँ होता है। तुमने खाना खा लिया बेटा? जी बाबूजी, कुकर तैयार करके रख दिया है। आप 12:30 बजे बस गैस जला दीजिए। सावित्री आकर दाल छौंक देगी। बच्चों के लिए मीठा दही फ्रिज में रखा है, पर खाना खाने के बाद ही दीजिएगा, नहीं तो शैतान खाना नहीं खाएंगे। रोज के वही वही डायलॉग, उन्हें तो अब सब कंठस्थ हो गए हैं। वैसे भी उनके जीवन में अब नया क्या घटेगा। एक रस जिंदगी की, एक रस दिनचर्या, एक रस वार्तालाप, एक रस खाना। इसी एक रास्ता से बचने के लिए तो वे बाजार निकल जाते हैं। 4 लोग मिलते हैं तो मन भी बहल जाता है। यह एहसास भी बना रहता है कि वे एकदम निकम्मे नहीं हैं। बेटे का खर्च और जिम्मेदारी दोनों बांट रहे हैं। इसी बहाने अपनी पसंद की सब्जी भी आ जाती है। नहीं तो वही बात कि खाओ तो आलू से, ना खाओ तो आलू से। क्या करें, बच्चों को दूसरा कुछ भाता ही नहीं है। वे फिर अखबार लेकर बैठ गए। हालांकि अब उसमें पढ़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। बीच में उठकर कुकर चढ़ाए, फिर गुमसुम होकर बैठ गए। अनोखे लाल जी की बात मन में चक्कर काट रही थी। ऐसे में पत्नी बहुत याद आती है। घर में कोई कहने सुनने वाला होता तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाता। सावित्री अपने समय से आई। उसने आटा लगाया, दाल छौंकी और बोली, बाबूजी, गरम फुलके उतार रही हूँ, आप खा लीजिए। बच्चों के आने में तो अभी देर है। यह वार्तालाप भी रोज का है। बाबूजी उसका आग्रह टालते नहीं हैं और खाने की मेज पर आ जाते हैं। सावित्री गरम फुलके उतार देती है और लेने के लिए भी इसरार करती है। उसमें नौकरों वाली बात नहीं है, बल्कि एक अपनापन है। उस एहसास के साथ वे एक आध फुल्का ज़्यादा ही खा जाते हैं। दिन भर में यही एक क्षण होता है जो परम तृप्ति का होता है। यूं तो बहू भी प्रेम से ही परोसती है, पर ना जाने क्यों एक संकोच बना ही रहता है। खाना खाकर उन्होंने एक झपकी भी ले ली। ये भी रोज का ही नियम है। इसी वक्त घर में थोड़ी शांति रहती है। वानर सेना के आने के बाद तो सोने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बात अच्छी है, सावित्री विश्वस्त नौकरानी है। उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती। वे आराम से सोते रहते हैं और वह अपना काम निपटाती रहती है। झाड़ू, पोंछा, कपड़े, बर्तन करते करते 3 बज जाते हैं। तब तक बच्चे भी आ जाते हैं। बाबूजी भी एक नींद सो चुके होते हैं। बच्चों के आते ही घर फिर एक बार शोर से भर उठा। दोनों ऐसी धमाचौकड़ी मचाते हैं कि बस उनके कपड़े बदलना और उन्हें खाना खिलाना, ये 2 काम करते करते सावित्री की नाक में दम आ जाता है। फिर वो बाबूजी से शिकायत करती है। बाबूजी झूठ मूठ ही एक डांट पिला देते हैं। तब जाकर घर में शांति प्रस्थापित होती है। खाना खाकर बच्चे उनके कमरे में आ गए। चूरन की गोली का टैक्स तो रोज का बंधा हुआ ही था। आज बाजार से आते हुए टॉफ़ी भी लेते आए थे। बच्चे एकदम खुश। थोड़ी सी छीना झपटी भी हुई। फिर कहानी का दौर चला। कहानी से बच्चों का मन कभी भरता ही नहीं है। एक और का जाप चलता ही रहता है। पर 4:30 बजे ट्यूशन भी जाना होता है, इसलिए सभा को ज़बरदस्ती विराम देना ही पड़ा। उन्हें शाम की चाय पिलाकर सावित्री भी चली गई। घर एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। उनका मन बाहर जाने को व्याकुल हो उठा, पर बहू के लौटने तक तो रुकना ही था। वे तैयार होकर प्रतीक्षा करने लगे। 5:30 बजने को ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा बहू रानी शायद आज जल्दी आ गई हैं, पर दरवाज़ा खोलकर देखा, पड़ोस के अवस्थी की माँ थी। उन्हें देखते ही बाबूजी परेशान हो उठे। अजीब है ये महिला भी, हमेशा बहू की अनुपस्थिति में आती है और उसके आते ही उठकर चल देती है। बहू के सामने उन्हें नाहक शर्मिंदा होना पड़ता है और आने के लिए बहाना भी ऐसा लचर ढूंढती है। लिफाफे पर पता लिखवाना होता है। अरे, जब तुम इतनी बड़ी चिट्ठी लिख सकती हो तो पता लिखने में क्या हर्ज है। पोस्टमैन तो कैसे भी अक्षर बाँच लेते हैं। कहो लाला, कैसे हो? आगंतुका ने स्वागत की प्रतीक्षा नहीं की और खुद ही भीतर चली आई।
मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हम भी ठीक ही हैं लाला। अब इस उम्र में क्या ठीक और क्या ना ठीक। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वही बिट्टो का पता लिखवाना था। वे सादे कागज़ पर पता भी लिख कर लाई थी। दरअसल वह पता वे इतनी बार लिखवा चुकी हैं कि बाबूजी को याद हो गया है। आप हमेशा सिर्फ बिट्टो को ही चिट्ठी लिखती हैं। और किसे लिखूं लाला? माँ का दुख दर्द एक बेटी ही तो समझती है। आपकी आरती बहुत दिनों से नहीं आई। हाँ, कहती है यहाँ मन नहीं लगता। अम्मा भी नहीं हैं और भाभी दिन भर दफ्तर में रहती हैं। मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है, अपने घर में सुख से है, हमें और क्या चाहिए। खाना वाना बहू बनाकर जाती है? हाँ, सब्जी वगैरह बना जाती है, फुलके सावित्री उतार देती है। शाम की चाय भी सावित्री ही दे जाती है। आपकी देवरानी ने तो हमें कभी रसोई में पाँव ही नहीं देने दिया। अब बुढ़ापे में भुगत रहे हैं। चाय भी पीनी हो तो दूसरों का मुंह जोहते रहते हैं। वो तो अच्छा है कि बहुएं समझदार हैं। भाग्यवान हो लाला, हमारी तो इतनी समझदार हैं कि हमें खाना बनाने के गुर सिखाती हैं। अब बताओ, अपने बच्चे हमने क्या हवा खिलाकर पाले हैं? उनका वश चले तो हमें चौके में पाँव न धरने दें। और लाला, सच्ची कह रहे हैं, हमारा वश चले तो इसी दम घर छोड़ दें। पर क्या करें, हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपके भाई साहब हमें ऐसी कंगली कर गए हैं कि क्या बताएं। पेंशन तो मिलती होगी? प्राइवेट नौकरी थी, उसमें पेंशन कहाँ धरी थी। फंड मिला था सो मकान में लगा दिया। मकान तो आपके नाम होगा? अरे कहाँ, पैसा पूरा नहीं पड़ा तो लोन लेना पड़ा। लोन हमें कौन देता? बेटे के नाम मकान करना पड़ा, तब जाकर मिला। तभी तो। वे शायद कुछ और कहना चाह रही थी, पर स्कूटर की आवाज़ सुनकर चुप हो गईं। बहू दफ्तर से लौट आई थी। उसके आते ही अम्मा जी एकदम उठ खड़ी हुई। बाबूजी कहते रह गए कि भाभी रुकिए, बहू रानी आ गई हैं, चाय पीकर जाइएगा। पर वे रुकी नहीं। ये अम्मा जी क्यों आई थीं? बहू का स्वर सामान्य था, पर वे बिना वजह शर्म से गड़ गए। उनका तो एक ही काम होता है, चिट्ठी पर पता लिखवाना। बाबूजी, वे अगली बार आएँ तो आप मना कर देना। वे सिर्फ पता लिखवाती हैं और उनकी बहू सोचती हैं कि आप पूरा पत्र लिख कर देते हैं। घर की बातें इस तरह उजागर होती है तो उसे शर्म आती है। वे कोई साधारण चिट्ठियाँ थोड़े ही होती हैं, शिकायती पत्र होते हैं सब। फिर बेटी भाई को फ़ोन पर डांटती है, भाई पत्नी पर बिफरता है। अच्छा खासा महाभारत हो जाता है। खैर, उनके घर में कुछ भी होता रहे, हम निमित्त क्यों बने। ठीक कहती हो, अगली बार आएंगी तो टाल दूंगा। बाबूजी, ये बड़ी तेज औरत हैं। यहाँ रहती है तो बेटे बहू को लड़वा कर मज़े लेती है। बेटी के घर जाती है तो बेटी दामाद में झगड़ा करवा देती है। तभी तो सब बिदकते हैं। उन्होंने कहना चाहा, पति पत्नी को लड़वाने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत कहाँ होती है। वे तो किसी की 3-5 में नहीं रहते। पर झगड़ा तो इस घर में भी होता है और वे बिना बात अपने को अपराधी महसूस करते हैं। रात खाना खाते हुए उन्होंने कहा, सोचता हूँ थोड़े दिन प्रमोद के यहाँ हो आऊँ। वह टिकट भेजने के लिए कह भी रहा था। एकदम क्या हो गया? होना क्या है, सोचता हूँ हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक एक बार हो आऊँ, बाद में तो मुश्किल होगी। पिछली बार तो आपका मन नहीं लगा था, मन तो इस बार भी नहीं लगेगा, पर ऐसा कहूँगा तो उसे बुरा लग जाएगा, इसलिए सोचता हूँ एक बार हो आऊँ। बाप बेटे के इस संवाद के बीच बहू ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया, पर सोने से पहले जब अपना तांबे का लोटा भरने के लिए वे रसोई में पहुँचे तो सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी बहू ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। कातर स्वर में बोली, बाबूजी, क्या आपने सचमुच जाने का मन बना लिया है? अभी कुछ तय तो नहीं किया है बहू, बस सोच रहा हूँ। बाबूजी, मैं आपके भरोसे निश्चिंत होकर दफ्तर जाती हूँ। आप नहीं रहेंगे तो? पर बेटा, मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता। मदद की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, आपका घर में रहना ही मुझे सहारा देता है। आजकल अखबार में कैसी कैसी तो खबरें आती हैं, सुनकर ही दिल दहल जाता है।
बच्चों को किसी ऐरे गैरे के भरोसे तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल ज़रूरी ना हो तो अभी मत जाइए प्लीज़। 2 साल बाद मेरी मम्मी रिटायर हो रही हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए बुला लूँगी, फिर आप आराम से भाई साहब के पास रह लेना। यहाँ की चिंता रहेगी तो वहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा। कमरे में लौटे तो वे बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। पिछले 8 दिनों से मन पर जो तनाव था वह दूर हो गया था। प्रमोद के यहाँ जाने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं था। वे तो बच्चों का, खासकर बहू का मन टटोल रहे थे, कहीं वह उनकी सेवा चाकरी से ऊब न गई हो। उन्हें यह जानकर अच्छा लगा कि वे घर पर एक बोझ नहीं हैं, बल्कि इस घर की शांति और सुरक्षा का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। उतनी रात स्कूटर स्टार्ट करने की आवाज़ आई तो वे चौंके, फिर समझ गए कि दोनों पान खाने गए होंगे। ऐसा अक्सर होता है, बच्चों को सुलाने के बाद दोनों थोड़ा निकल जाते हैं। उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए यही तो एक निरापद समय होता है, बाकी वह तो भागम भाग मची रहती है। वैसे तो वे लोग पैदल ही जाते हैं, आज शायद कहीं दूर निकल गए होंगे, पर जाते समय कहकर तो जाते। दरवाज़ा देखने के लिए वे उठने ही वाले थे कि बहू ने कमरे में प्रवेश किया। बाबूजी, अभी आप सो तो नहीं रहे हैं ना? नहीं तो इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है, तुम लोग आराम से हो आओ। मैं कहीं नहीं जा रही बाबूजी, जिन्हें जाना था वे चले गए। बहू एक स्टूल खींचकर बैठ गई थी। समझ गए कि वह बैठने के इरादे से आई है, ज़रूर कुछ कहना है। इतनी रात कहाँ गया है? आजकल बड़ा परेशान नज़र आता है। आपने पूछा नहीं? वह कभी इत्मीनान से नज़र आए तब तो पूछूंगा। सुबह निकल जाता है तो रात में खाने की टेबल पर ही मुलाकात होती है। मैंने सोचा दफ्तर में ऑडिट इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा होगा। कहाँ का दफ्तर बाबूजी? आपके बेटे ने नौकरी छोड़ दी है। क्या बात करती हो? आपको भी पता नहीं है ना? भले आदमी ने मुझे भी नहीं बताया था, वह तो इनके एक कुलीग से पता चला। तब तक तो ये इस्तीफ़ा दे चुके थे। बताइए, बुरा नहीं लगेगा? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले घर में पूछना तो चाहिए। मुझसे ना सही आपसे ही पूछ लेते, कम से कम बता तो देते। हम लोगों का क्या इतना भी अधिकार नहीं है? कहते कहते बहू का गला भर आया था। उसे स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगा। वे प्रतीक्षा करते रहे, फिर पूछा, इतनी बड़ी नौकरी पर लात मारती है तो कुछ सोचकर ही मारी होगी। अब क्या करने का इरादा है? बिजनेस करेंगे, बहू ने रुबासी आवाज़ में कहा। बिजनेस? बिजनेस क्या खाली हाथ होता है? उसके लिए पूंजी चाहिए। कहते हैं लोन लेंगे, आजकल तो चाहे जितना लोन मिल जाता है। लोन तो मिल जाता है बेटा, पर वो चुकाना भी तो पड़ता है। वही तो मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि ये कितनी भी चिरौरी करें, आप पैसा नहीं देंगे। मैंने अपने नाना जी का हाल देखा है। फंड का सारा पैसा बेटे के धंधे में लगा दिया, धंधा चला नहीं। बुढ़ापे में नाना जी पाई पाई को तरस गए। इसीलिए कहती हूँ आप पैसा मत देना। मेरे पास इतना पैसा है कहाँ? ज़रा सी पेंशन है और एक छोटी सी एफडी। वे ज़मीन बेचने को कहेंगे, आप मना कर देना। ज़मीन उनकी अकेले की नहीं है, उसमें भाई साहब का भी हिस्सा है, आरती का भी हिस्सा है। कल को सारे पैसे डूब गए तो सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, और फिर बुरे वक्त के लिए मेरे पास भी तो कुछ चाहिए। कल को बिजनेस चौपट हो गया तो मेरे बच्चे तो सड़क पर आ जाएंगे। आने दो उसे, अभी डांट लगाता हूँ। अभी नहीं बाबूजी, फुर्सत से डांटिएगा, नहीं तो समझेंगे मैंने शिकायत लगाई है। वैसे भी अब डांट फटकार का मतलब क्या है? नौकरी तो वे छोड़ ही चुके हैं। छोड़ने से पहले एक बार मुझे पता भर चल जाता, मैं सत्याग्रह कर देती। कहते हैं मुझे मालूम था तुम अड़ंगे लगाओगी, इसीलिए नहीं बताया था। कहते कहते उसका गला फिर भर आया था। अच्छा बाबूजी, मेरी बात याद रखिएगा। और वह धीरे से उठकर चली गई। उन्हें लगा अब यह एक और चिंता सिर पर आ गई है। वैसे ही तो रातों की नींद उड़ गई है, अब यह नया किस्सा घुन की तरह दिमाग को चाटेगा। पर आश्चर्य, रात उन्हें खूब अच्छी नींद आई। केवल एक बार पानी पीने के लिए उठे थे। उस समय भी विनोद के कमरे से बहसबाजी की, सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं, पर वे परेशान नहीं हुए।
इतने दिनों तक उनके मन पर बोझ था कि वे कहीं घर में अवांछित तो नहीं हैं। आसपास के वातावरण ने मन को बेहद शंकालु बना दिया था। इसीलिए वे कुछ दिनों के लिए प्रमोद के पास जाने का मन बना रहे थे, पर बहू ने उन्हें बता दिया था कि इस घर की शांति और सुरक्षा के लिए वे कितने महत्वपूर्ण हैं, और वे उस ओर से आश्वस्त हो गए थे। मियाँ बीबी के झगड़े की अब उन्हें परवाह नहीं थी। नींद की दूसरी किस्त भी उन्होंने आराम से पूरी कर ली। सुबह उठे तो एकदम तरोताज़ा थे। उन्होंने बहू से कहा था कि वे विनोद को डांटेंगे, पर उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे, आदमी इस उम्र में छलांग नहीं लगाएगा तो कब लगाएगा। हाँ, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा पूछ लेता तो अच्छा लगता। यह कसक तो मन में रहेगी। बहू को भी शायद यही दुख सबसे ज़्यादा है। खैर, उससे नहीं पूछा, ठीक किया। वह कभी हाँ नहीं करती। औरतें बहुत डरपोक होती हैं। बहू तो इतनी शांति से सब झेल रही है। उसकी माँ होती तो रो रो कर घर भर देती। बीबी से ना सही पर बाप से सलाह ले लेता तो अच्छा लगता। खैर, अब ये बहू को आश्वस्त कर देंगे कि जो हो गया सो हो गया। अब हिम्मत से और शांति से काम लो। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अपना होना उस समय उन्हें बड़ा सार्थक लगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।